इंडिया देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। रुख करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। अंकिता भंडारी के माता पिता से मिलने के लिए उनके गांव डोब श्रीकोट पहुंचे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सीएम के साथ पीड़ित परिजनों से मिलने के लिए स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत भी पहुंचे। दिवंगत अंकिता भंडारी के पिता को सीएम धामी ने हर संभव सरकारी सहायता पहुंचाने का भरोसा दिया। बता दें कि अंकिता के परिजनों को 25 लाख रुपए का आर्थिक मदद का ऐलान भी किया गया है। सीएम धामी ने कहा कि अंकिता उत्तराखंड की बेटी है, जो भी जरूरी कार्रवाई करनी होगी वो हम करेंगे। सीएम धामी ने कहा कि हम हर संभव प्रयास करेंगे कि सभी आरोपियों को कठोर से कठोर सजा मिले। अंकिता भंडारी के परिजनों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुलाकात करने पहुंचे थे और यहां पर 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी की गई है। पीड़ित परिवार की सहायता की गई है। पुलिस रिमांड में सख्ती से पूछताछ की जाएगी। मुख्यमंत्री ने ये स्पष्ट कर दिया है और कहा है कि हत्याकांड का जल्द ही पर्दाफाश किया जाएगा। इस गांव की बेटी है, अपने माँ बाप की बेटी है, पूरे उत्तराखंड की बेटी है, हमारी बेटी है। उसको न्याय मिले, उसके न्याय के लिए जो भी जरूरी कार्रवाई है वो सारी की सारी हम करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड राज्य के अंदर इस प्रकार का जघन्य अपराध, इस प्रकार की घिनौनी हरकत किसी भी कीमत पर सहने योग्य नहीं है, बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। इसलिए हमारा हर संभव प्रयास रहेगा कि उनको कठोर से कठोर सजा मिले और ऐसे समय में हम पूरी सरकार उनके परिवार के साथ है। चलिए अब आपको अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े हुए कुछ ग्राफिक्स बताते हैं और आपको समझाते हैं ये पूरा प्रकरण जो था आखिर क्या रहा। और मुख्यमंत्री पहुंचे थे मुलाकात करने के लिए, अंकिता भंडारी के परिजनों से मिले थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड की बेटी है अंकिता, ये बातें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता के परिवार से कही। अंकिता के माता पिता से जिस दौरान सीएम ने मुलाकात की, उस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की बेटी है अंकिता। सीएम धामी ने हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है अंकिता के परिवार को, जिन्होंने शुरुआत में पुलिस के रवैये पर सवाल उठाया था। सीएम धामी ने हर संभव मदद की बात कही। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ मौजूद रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री का जिक्र किया। पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए की सहायता भी दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सहायता की बात कही थी और सहायता कर भी रहे हैं और ये कहा भी है कि हर सहायता जो है सरकार की ओर से की जाएगी। यह भी कहा कि पुलिस रिमांड में सख्ती से आरोपियों से पूछताछ की जाएगी, क्योंकि कहा जा रहा था कि क्योंकि पीड़ित परिवार जो है इस मामले में न्याय की मांग कर रहा था, तो ये कहा जा रहा था कि जो आरोपी परिवार है उसका बीजेपी से कनेक्शन है, इस वजह से दबाव हो सकता है। तो बहरहाल ये चीजें साफ कर दी हैं। उत्तराखंड में जघन्य अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये बातें भी मुख्यमंत्री की ओर से साफ कर दी गई हैं और अंकिता के परिजनों को ढांढस बंधाते हुए ये बातें कही गई। दोषियों को लेकर सरकार का प्रयास रहेगा, दोषियों को लेकर उन्हें सजा दिलाने को लेकर हमेशा सरकार जो है वो प्रयासरत रहेगी। ये बातें भी मुख्यमंत्री की ओर से कही गई हैं। तो उत्तराखंड की बेटी है अंकिता, ये बातें मुख्यमंत्री ने कही। अंकिता के गांव पहुंचे थे दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और यहां पर उन्होंने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद की बात कही और ये भी कहा कि जो आरोपी हैं उनसे सख्त पूछताछ की जाएगी। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय पुंडीर जो हैं वो जुड़ रहे हैं। सीधा रुख करेंगे संजय का। संजय, अंकिता के परिवार से मुलाकात की है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, तमाम बातें कही और उसमें सबसे अहम चीज है कि जो एक डाउट था कि कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है क्योंकि आरोपी जो है वो बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, तो ये हो सकता है कि शायद इस बात का प्रभाव जो है, जो असर है वो पुलिस की कार्रवाई में पड़े। पर ये साफ कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है और अंकिता के जो परिजन है उन्हें न्याय मिलेगा। निश्चित तौर पर अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर प्रदेश में पूरी तरह उबाल देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि लोग लगातार सड़कों पर उतरकर यही मांग कर रहे हैं कि जो आरोपी हैं, जो हत्यारे हैं, जिन्होंने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया है, वो फांसी की सजा चढ़े।
इसके बाद राज्य सरकार प्रयास कर रही है कि उसके परिवार की जितनी मदद हो सके वो की जाए। देर शाम जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अंकिता भंडारी के घर पहुंचे और उनके परिवार से मुलाकात की है और उन्हें आश्वासन भी दिया है कि अंकिता के हत्यारों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि जिस तरह से बीते दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च न्यायालय से भी गुहार लगाई है, ये भी कहा है कि इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाया जाएगा, जल्द से जल्द अपराधियों को फांसी की सजा दी जाएगी। और उसके बाद हम लगातार देख रहे हैं कि जो जनता है वो सिर्फ यही अनुमान लगा रही है कि जो परिवार है, यानी जो हत्यारे का परिवार है, वो राजनीतिक परिवार है, राजनीतिक संबंध रखता है, भाजपा से उसका पुराना नाता है। इसी को लेकर तमाम ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं जो अपराधी है वो बच ना जाए। अब लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कर दिया है कि इस अपराध को अंजाम देने वालों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि जिस तरह से बीते दिनों से लगातार जो फोरेंसिक टीम है वो रिजोर्ट पर पहुंच रही थी और हर पहलुओं पर जांच कर रही थी, और जिस तरह से एसआईटी की टीम भी गठित की गई है वो भी सभी तथ्यों को जुटाकर न्यायालय में देने की बात कह रही है और एक के बाद एक खुलासे भी हो रहे हैं। क्योंकि जो अंकिता का दोस्त था उसने साफ कह दिया कि जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन उसकी अंकिता से बात हुई थी और वो रो रही थी, ये कह रही थी कि यहाँ मुझे काम नहीं करना है, यहाँ से मुझे जाना है। और उसके बाद से लगातार जिस तरह से एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। हालांकि उत्तराखंड पुलिस भी लगातार दावा कर रही है कि जो आरोपी है, यानी जो अंकिता के हत्यारे हैं, वो फांसी की सजा उनको मिलेगी। और जनता को भी लगातार कहा जा रहा है कि उग्र आंदोलन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले ही सरकार इस मामले को लेकर गंभीर है। एक के बाद बिल्कुल, देखिए धामी सरकार लगातार कह रही है कि इस हत्याकांड को लेकर वो लोग खुद आश्वस्त कर रहे हैं कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाएगा। आप बने रहिए संजय, आगे भी आपसे जानकारी ली जाएगी। उधर ऋषिकेश मार्ग पर बने रानी पोखरी पुल का शुक्रवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उद्घाटन किया। आपको बता दें कि देहरादून से ऋषिकेश मोटर मार्ग को जोड़ने वाला रानी पोखरी पुल पिछले साल टूट गया था। पिछले साल 27 अगस्त को नदी में अधिक पानी आने से पुल टूट गया, जिसके बाद नदी के नीचे से वैकल्पिक मार्ग बना दिया गया था और ऋषिकेश देहरादून आने वाले लोग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त 5G सर्विस को लॉन्च करें। सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आज से इंटरनेट की स्पीड बढ़ जाएगी। Empowering the unempowered. India's mighty IT sector is for global good. India's strength lies in developing low-cost, innovative, inclusive, and sustainable solutions that further ease of living for people. As India is taking new resolutions in this Amrit Kaal of independence, it is a beginning of a new chapter in this decade of India. Today, we herald a new era of technology, innovation, and growth, led by the vision that strives to create a difference in the lives of every citizen of the country. एक नया विश्व तैयार हो रहा है, भारत उसे आगे बढ़ाने के लिए, और मैं साफ देख रहा हूं दोस्तों, ये डेकेड मानव जांच के लिए डेकेड का समय है, टेक्नोलॉजी का डेकेड है। 5G, a vision of our Honorable Prime Minister Shri Narendra. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च कर दिया है 5G को। तो हम बात कर रहे थे कि किस तरह से ये पुल जो है वो टूट गया था। सबसे अहम चीज़ है कि देहरादून से ऋषिकेश मोटर मार्ग को जोड़ने वाला रानी पोखरी पुल पिछले साल टूटा। पिछले साल 27 अगस्त को नदी में ज़्यादा पानी आ गया, जिसके बाद पुल टूट गया। इसके बाद नदी के नीचे वैकल्पिक मार्ग बना दिया गया और ऋषिकेश देहरादून आने वाले लोग इसी वैकल्पिक मार्ग से आना जाना कर रहे थे। 280 मीटर लंबे इस पुल के अलावा सीएम धामी ने 2 और सेतु पुल का लोकार्पण किया है। आइए कुछ और ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर क्या रहा और किस तरह से सुविधाएं दी गई हैं। रानी पोखरी पुल का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से किया गया, सीएम धामी ने किया। ऋषिकेश में सीएम धामी ने इस पुल का उद्घाटन किया है। रानी पोखरी पुल
एक साल के अंदर रानी पोखरी पुल को बनाया गया है और इस एक साल में समझिए कि अलग अलग मौसम में इसे बनाने में किस तरह की कठिनाइयां आई होंगी। 27 अगस्त 2021 को ये पुल जो है वो टूट गया था। बहरहाल ये पुल अब दोबारा से बना दिया गया, रानी पोखरी पुल, जिसका उद्घाटन किया गया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से। दरअसल नदी में ज्यादा पानी आ गया अचानक, जिसके बाद ये पुल जो है वो टूट गया था और उसके बाद एक साल के अंदर ये पुल दोबारा बनकर तैयार हो गया। 2 और सेतु पुल का सीएम धामी ने उद्घाटन किया है, यानी ना सिर्फ रानी पोखरी पुल बल्कि इसके अलावा 2 और पुल ऐसे हैं जिनका उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से किया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय पुंडीर जुड़ रहे हैं। संजय के पास आना चाहेंगे। संजय, ये समझना चाहेंगे आपसे कि एक साल में फिर से वो तमाम जो क्षति हुई थी उन्हें दूर किया गया, रानी पोखरी पुल को एक साल में बनाकर तैयार कर दिया गया और अब आम जनता को फिर से इसकी सुविधा जो है वो मिल पाएगी। बिल्कुल चारुल, सबसे पहले आपको बता दें कि ये पुल कैसे टूटा था। 27 अगस्त की बात है, जब पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही थी, उसका असर सीधा सीधा सभी जिलों में पड़ रहा था और उस वक्त ये पुल तेज बहाव के कारण यहाँ से बह गया था। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता से वायदा किया था कि इस पुल को जल्द ही बनाया जाएगा और जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पे जनता ने विश्वास किया है और एक बार फिर उत्तराखंड की सेवा करने का मौका दिया है, तो वो साफ तौर पर अपने वायदों पर खरे उतर रहे हैं, एक के बाद एक विकास कार्य कर रहे हैं। और आज आप देख सकते हैं कि किस तरह से रानी पोखरी ही नहीं 2 अन्य पुलों का लोकार्पण किया है और ये भी कहा है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कि इस पुल को एक साल के अंदर पूरी तरह बना दिया जाएगा। हालांकि इस पुल के बनने से तमाम लोगों को फायदा होने वाला है, क्योंकि इस पुल जब ये टूट गया था, आसपास के जो लोग थे वो कई किलोमीटर ज्यादा चक्कर लगाकर अपने स्थान पर पहुंच रहे थे और आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस पुल का लोकार्पण किया जा रहा है और जल्द से जल्द ये पुल बनकर तैयार हो जाएगा। चारुल, बिल्कुल, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। वहीं पंचायत चुनाव की मतगणना के दौरान नारसन विकास खंड के मतगणना स्थल पर आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा पुलिस पर पथराव करने के आरोप में पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें से एक व्यक्ति कांग्रेस नेता और पूर्व राज्य मंत्री आदित्य राणा को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। पूर्व राज्य मंत्री सहित 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पूर्व राज्य मंत्री आदिल राणा को गिरफ्तार किया गया है। मतदान केंद्र पर पथराव करने का आरोप, साथ ही पुलिस पर भी पथराव करने का आरोप। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मतगणना के दौरान गुड़ मंडी के गेट के पास कुछ उपद्रवियों द्वारा अराजक तत्वों द्वारा फैलाने का प्रयास किया गया था, जिसमें जो है पथराव भी हुआ उनके द्वारा, जिस संबंध में जो है हमारे द्वारा मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और 12 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी मौके पर की गई है, जिससे जो है लोगों को चिन्हित किया जाएगा और उनके अनुसार तदनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार पंचायत चुनाव की मतगणना के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। भावनगर भगवानपुर की सिकरोधा जिला पंचायत से बीएसपी समर्थित प्रत्याशी दानिश्ता खातून ने प्रशासन पर पंचायत चुनाव में बड़ी गड़बड़ी करने और बीजेपी प्रत्याशी को जिताने का आरोप लगाया। हरिद्वार प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर दानिश्ता ने बताया कि मतगणना के दौरान पहले तो अधिकारियों ने उन्हें विजयी घोषित कर दिया, लेकिन बाद में बीजेपी प्रत्याशी की जीत की घोषणा की। उनके ना चाहने पर भी रिकाउंटिंग कराई गई और वोटों की हेरफेर कर उन्हें हरा दिया गया। दरअसल ये बीएसपी समर्थित प्रत्याशी है जिसने आरोप लगाया है प्रशासन पर। अगर हम विजयी हुए हैं 142 वोट से तो आप मुझे डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट दे दें। उन्होंने कहा डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट हम नहीं देंगे, ARO साहब आ रहे हैं वो आपको सर्टिफिकेट देंगे। इंतज़ार करने के बाद हमें पता चला कि रिकाउंटिंग होगी। रिकाउंटिंग उन्होंने अपने हिसाब से की। प्रशासन ने शासन के दबाव में काम किया। रिकाउंटिंग 12 बजे के बाद स्टार्ट हुई। 12 बजे के बाद जब रिकाउंटिंग स्टार्ट हुई, उन्होंने कहा उसमें उन्होंने अपने इनवैलिड वोट वैलिड बताकर 67 वोटों से उन्हें विजयी घोषित कर दिया। भाजपा समर्थित प्रत्याशी मंजू सैनी। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय पुंडीर जुड़ रहे हैं। संजय, देखिए, एक बड़ा आरोप यहाँ पर बीएसपी प्रत्याशी की ओर से लगाया जा रहा है कि पहले उन्हें विजयी घोषित किया गया और बाद में कहा गया कि नहीं, दरअसल बीजेपी के प्रत्याशी है जो विजयी है और सीधे तौर पर प्रशासन पर सवाल खड़े कर रही है ये बात।
हरिद्वार पंचायत चुनाव का ये कोई पहला मामला नहीं है। अन्य जगहों से भी खबर आ रही है कि जो भाजपा के प्रत्याशी है वो जबरन उनको जिताया जा रहा है। हालांकि हम पंचायत चुनाव की बात कर लेते हैं तो लगातार जहां से भी खबरें आ रही है और जो पथराव की घटना हुई है वो भी इन्हीं सब बातों को लेकर हुई है। और ये ताजा मामला है जो भगवानपुर सीट से था, जो बसपा प्रत्याशी थी उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मैं पहले ही यहाँ से जीत गई थी, उसके बाद प्रशासन ने जबरन यहाँ पर रिकाउंटिंग कराई और उसके बाद भाजपा प्रत्याशी मंजू सैनी को जिता दिया है। हालांकि इस प्रेस वार्ता के बाद अब किस तरह से प्रशासन कार्य करता है और किस तरह से इसको न्याय मिलता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन पंचायत चुनाव में साफ देखा जा सकता है कि भाजपा प्रत्याशियों पर कई तरह के आरोप लगे हैं और जिला प्रशासन पर भी यहाँ कई आरोप लगे हैं। शारुल, चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए संजय। वहीं हरिद्वार के बहादुराबाद में मतगणना स्थल के बाहर पथराव और तोड़फोड़ करने के 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कांग्रेसी नेता मुकर्रम अंसारी सहित 8 नामजद और 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। बताते चलें कि राजकीय इंटर कॉलेज रोहालकी में मतगणना के दौरान ग्राम भगतनपुर आबिदपुर से प्रधान पद की प्रत्याशी रशिया चुनाव हार गई थी। रशिया अपने पति अजमल खान के साथ मतगणना स्थल से बाहर गेट पर थी। आरोप है कि उनके समर्थकों ने पथराव और तोड़फोड़ की, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पथराव और तोड़फोड़ के बाद 5 आरोपी गिरफ्तार हुए, जिसमें 8 नामजद और 60 अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। करीब 9 महीने बाद देश को दूसरा CDS मिल गया है। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को जनरल बिपिन रावत की जगह नियुक्त किया है, जिनका निधन हेलीकॉप्टर क्रैश में हुआ था। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान ईस्टर्न आर्मी के पूर्व कमांडर और सैन्य अभियानों के महानिदेशक रह चुके हैं। चौहान अभी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA अजीत डोभाल और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के सैन्य सलाहकार के तौर पर कार्यरत हैं। गौरतलब है कि उत्तराखंड के पौड़ी के गंगवाना गांव से ताल्लुक रखने वाले अनिल चौहान के CDS बनने पर देहरादून सहित पूरे प्रदेश में खुशी की लहर है। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और BJP प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अनिल चौहान के CDS बनने पर उन्हें बधाइयां दी और कहा कि ये उत्तराखंड के लिए गौरवान्वित करने वाला क्षण है। भूमि के लिए गौरव का विषय है विपिन जी के बाद और पुनः उत्तराखंड के प्रति, क्योंकि उत्तराखंड के हर गांव में सैन्य शक्ति रहती है और उसके कारण एक बहुत हम सबको उसका एक हर्ष है। और मैं जानता हूं कि CDS चौहान जी इन सब कलाओं में निपुण है और जिनका चयन मोदी जी ने किया है। वैसे भी मैं कह सकता हूं कि सैनिकों को इनके बनने के बाद जो सारे विषय हैं बड़े अनेकों उसका लाभ उत्तराखंड को पुनः या ये कहें कि देश का दूसरा CDS देने का भी जो सौभाग्य मिला है उत्तराखंड को मिला है। और ये भी एक संयोग है, सौभाग्य है कि जनरल बिपिन रावत जो पहले CDS हुए वे भी गोरखा राइफल से थे, 11 गोरखा राइफल से थे। और जो हमारे चौहान साहब हैं वो भी 11 गोरखा राइफल से हैं। एक संयोग है, सौभाग्य है उस पलटन का भी और उत्तराखंड का भी कि दूसरा जो चलिए, आपको ग्राफिक्स के जरिए देश के दूसरे CDS अनिल चौहान के बारे में कुछ और जानकारियां देते हैं। तो देश को मिल गया है नया CDS। जनरल अनिल चौहान ने संभाला CDS का पदभार। बोले चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना जो है वो करने वाले हैं। ये CDS की ओर से कहा गया। वर्तमान में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में मिलिट्री एडवाइजर के पद पर तैनात थे देश के नए CDS जो हैं यानी अनिल चौहान, जिसके बाद उन्हें CDS बनाया गया है। 61 साल के अनिल चौहान का भारतीय सेना में करीब 40 साल का अनुभव है। आप समझिए, 61 साल के हैं और 40 साल का उनका सेना का अनुभव है। अनिल चौहान
अलगाववादी आंदोलन के खिलाफ सैन्य अभियान का भी नेतृत्व कर चुके हैं। ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं देश के नए सीडीएस के बारे में। 8 दिसंबर 2021 को जनरल रावत के निधन के बाद से सीडीएस का पद जो है वो खाली था और ऐसे में तब से ये जानना चाह रहे थे, उससे एक नाम के बारे में जानकारियां ली जा रही थी कि आखिर कौन हो सकता है देश का नया सीडीएस। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, केदारनाथ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। हिमालय में आज सुबह भारी हिमस्खलन हुआ है। केदारनाथ मंदिर को फिलहाल कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। मंदिर समिति के अध्यक्ष ने इस बात की जानकारी दी है। एक हफ्ते में दूसरी बार हिमस्खलन यहां पर हुआ है, हालांकि किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं आई है। केदारनाथ मंदिर के पास कहा जा रहा है कि ये हिमस्खलन हुआ है। एक हफ्ते में दूसरी बार ये घटना सामने आ रही है। हालांकि मंदिर प्रांगण को कोई नुकसान नहीं हुआ है, किसी के नुकसान की कोई खबर नहीं है। पुष्कर सिंह ने भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पुष्कर, किसी तरह के कोई नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन ये समझना चाहेंगे केदारनाथ मंदिर से कितनी दूर यह हादसा हुआ है, क्योंकि चारधाम यात्रा चल रही है और ऐसे में यदि ये खबर सामने आएगी कि केदारनाथ के पास हिमस्खलन हुआ है तो 2013 का दौर हर किसी के जहन में आ जाएगा और चिंताएं बढ़ जाएंगी। बिल्कुल, देखिए तरुण, आपने सही कहा कि 2013 की याद जो है एक बार फिर ताज़ा हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह से ये एवलांच आया है, आज सुबह 6:45 का ये मामला है और एक हफ्ते में 2 बार, यानी इससे पहले भी पिछले शुक्रवार या शनिवार को इसी प्रकार का एक वीडियो हमने देखा था कि केदारनाथ से जो भूस्खलन हो रहा है या तो तमाम तो बर्फबारी के जो गोले आ रहे हैं या तमाम सारे जो भी नुकसान जो है, अभी तक की ऐसी कोई घटना नहीं है। आज सुबह का ये जो मामला बताया जा रहा है, ये वीडियो जो है सुबह 6:45 का है। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि मंदिर समिति परिसर तक ये बर्फ के जो एवलांच नहीं पहुंच पाया है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो है मंदिर परिसर में तमाम सारे लोग, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो या एसडीआरएफ हो या एनडीआरएफ हो, तमाम सारे लोग यहाँ पे रहते हैं, क्योंकि अधिक दूरी और अधिक ऊंचाई होने के कारण इसकी दूरी होती है। आपने बात करी कि कितनी दूरी, ये 500 मीटर की दूरी के पीछे मंदिर है। इसके पिछले वाले हिस्से में यहाँ एवलांच आया है, तो कहीं ना कहीं बर्फीला तूफान हम इसको कह सकते हैं। हालांकि अभी तक ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई कि जिस तरह से कोई नुकसान हुआ हो। हाँ, हालांकि 2013 की यात्रा जो है, 13 की जो आपदा आई थी, माफ कीजिएगा, 2013 में जो आपदा आई थी, उसका जो एक अंश यहाँ पे देखने को मिला है कि हो सकता है कि यात्री यहाँ पे पहुंचे, हजारों की संख्या में यात्री हैं, क्योंकि धीरे धीरे अब यात्रा भी समाप्त की और 25 अक्टूबर 26 अक्टूबर के बाद जो है लगातार अब कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी दिवाली के बाद। लेकिन जिस तरह से एवलांच आया है, तो एक बार जो है 2013 की आपदा के जख्म जो एक बार जो है ताजे हो गए हैं। हालांकि प्रशासन की अगर बात करी जाए, तो प्रशासन की बात करी जाए तो जिला अधिकारी ने इसकी मॉनिटरिंग करी है और यहाँ तक कि जो मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं, इन्होंने भी इसका सीधा सीधा संज्ञान लिया है। लेकिन मंदिर प्रांगण तक अभी ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई कि यहाँ पे तक यदि बर्फीला तूफान आया हो या बर्फ से कोई नुकसान हुआ, ऐसी कोई घटना नहीं आई है चारुल। हालांकि यात्रियों में जरूर भय का माहौल यहाँ पे हमें देखने को मिला है। लेकिन देखिए 2013 की जो तस्वीरें हैं वो किसी के जहन से निकली नहीं है। आप बने रहिए पुष्कर, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। अंकिता हत्याकांड के बाद सीमांत जिला चमोली में भी जिला प्रशासन सजग हो गया है। जिलाधिकारी चमोली हिमांशु खुराना के निर्देश पर जिले के सभी रिजॉर्ट होटल्स का सत्यापन किया जा रहा है। जोशीमठ के औली सुनील परसारी रोड पर मौजूद तमाम होटल और रिजॉर्ट और होम स्टे का शहरी विकास विभाग, पर्यटन विभाग, विकास प्राधिकरण, पुलिस विभाग और रेवेन्यू विभाग की संयुक्त टीम औचक निरीक्षण कर रही है, जिसमें कई होटल और रिजॉर्ट में अनियमितताएं पाई गई। इसके बाद इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। खबर मसूरी से है, जहां निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया। सेंची अस्पताल के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने इस शिविर में रोगियों का परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़ा के तहत बीजेपी मसूरी मंडल ने इस स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन मंत्री गणेश जोशी ने किया। 8 साल के अंदर मोदी जी ने
देश को ऊंचाई पर पहुंचाया है। आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी जो है भारत है। आज विश्व की 4थी सबसे बड़ी सैन्य ताकत भारत है। आज मेक इन इंडिया के माध्यम से देश को मजबूत किया जा रहा है। पहले हम देश से हथियार आयात करते थे, आज सारे इक्विपमेंट जो है भारत से बन रहे हैं। आज किसानों को मजबूत किया जा रहा है, आज मार्केट को मजबूत किया जा रहा है। आज युवाओं के लिए कार्यक्रम हो रहे हैं। कल ही हमने देश के 450 युवाओं को बुलाया था कौशल विकास योजना के माध्यम से 75 लोगों को रोजगार हमने दिया है। तो समाज के हर वर्ग की चिंता देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताज़ा खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।